आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के जो आपका थर्ड पेपर है उसके सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी इसके बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, साथ में प्लाज्मिड्स और वेक्टर्स और जीन ट्रांसफ़र, इन चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स या तकनीकी पदों को समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आज जो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्लाज्मिड, वेक्टर और क्लोनिंग। इसके बारे में आपको ब्रीफ में समझाऊंगी, क्योंकि उसी के बाद हमें ये टॉपिक समझ आना शुरू होगा। सबसे पहला टर्म मैंने डीएनए लिया है। डीएनए ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्यों आप लोगों को पता है कि डीएनए जो है सेल्स में जो हेरिडिटी का मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांसफ़र होता है, और जो सेल्स के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उसको कंट्रोल करने का कार्य भी डीएनए करता है। और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट या स्व प्रतिकृतिकारी यूनिट होती है। डीएनए के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब डीएनए हमने पढ़ लिया, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि जब हम लोग, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नई तरह से कंबाइन करके या नया कॉम्बिनेशन बनाना, उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जब किसी आर्टिफिशियल मेथड्स या कृत्रिम विधियों के द्वारा हम लैब्स में, लेबोरेटरीज़ में या प्रयोगशालाओं के अंदर जो जीव का मूल या जो उसका ओरिजिनल डीएनए है उसमें हम हेर फेर करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं, और फिर उसको मॉनिटर करके और उसके जो बेस सीक्वेंस होती हैं उनमें चेंजेस कर देते हैं, और इस परिवर्तित या जो चेंज डीएनए है इसको पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो जब हम लोग जो ओरिजिनल डीएनए में फेरबदल करके, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें हो सकता है कोई हानिकारक जीन है, हम उसको रिमूव कर दें, और किसी और जंतु में से हमने कोई आइसोलेट किया हुआ है लाभकारी जीन, अगर उसके वो उसमें अटैच कर दिया जाए तो जो हमारे पास नया जीन बनेगा उसमें कुछ चीज़ें हट गई और कोई नई चीज़ आ गई है, तो वो एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस नए कॉम्बिनेशन वाले डीएनए को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें समझ में आ गया, तो वो आर्टिफिशियल वेज या वो आर्टिफिशियल टेक्निक्स या कृत्रिम विधियाँ जिसके द्वारा हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं, मतलब कि वो मेथड्स या वो टेक्निक्स या वो विधियाँ जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट या नए कॉम्बिनेशन वाले डीएनए को तैयार किया जाता है, इसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब सपोज़ करो आपके पास एक सफ़ेद रंग का कागज़ है और एक आप लाल रंग का कागज़ है। आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा कागज़ बन जाए जिसमें एक साइड पे रेड हो, फिर बीच में वाइट हो और फिर बाद में रेड हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो रेड वाला कागज़ बीच में से काटना पड़ेगा और उसका थोड़े से पीसेस निकालने पड़ेंगे, और वाइट वाले का भी एक पीस निकालना पड़ेगा, और फिर किसी गूंद की मदद से आप लाल के साथ सफ़ेद का पैच जोड़ोगे और सफ़ेद के आगे फिर से लाल का टुकड़ा जोड़ दोगे। तो आपके पास, आप चाहते हो कि साइज़ आपका उतना ही रहे, तो उसी साइज़ का आपके पास पहले लाल खंड, फिर सफ़ेद खंड और फिर लाल खंड आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ पोर्शन लाल का काटना पड़ा, और जितना पोर्शन आपको लाल का काटना पड़ा उतना ही पोर्शन आपको सफ़ेद का बीच में लगाना पड़ा।
तो इस तरह से आपके पास जो अब नया कागज़ बन के तैयार हुआ है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट कागज़ कह सकते हैं, क्योंकि ये नया कॉम्बिनेशन से बना है। पहले वाला या तो वाइट था या रेड था, आपका जो अब नया कॉम्बिनेशन या जो नया कागज़ बना है वो आपका रेड है, फिर वाइट है और फिर रेड है। तो इसी तरह से जब हमें डीएनए को रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बनाना है, तो हमें जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है उसके कुछ खंडों को हटाना पड़ेगा और उसके अंदर कुछ दूसरे खंड को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आप देखिए कि इस टेक्नोलॉजी में हमें खंडों को काटना पड़ेगा। और अब अगर हम कागज़ की बात करें तो हमें खंड को काटने के लिए कैंची चाहिए, जोड़ने के लिए गोंद चाहिए, ठीक है। पर जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए को आप कैंची से तो काट नहीं सकते, हमें उसको काटने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? एंजाइम्स की मदद पड़ती है। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के खंडों को काटने का काम करते हैं, उनको एंडोन्यूक्लियसेस या उनको न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। तो हमें उन एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी जो उन खंडों को काटेंगे, जो उन कैंची का काम करेंगे। और हमें ऐसे एंजाइम्स की आवश्यकता भी पड़ेगी जो उन खंडों को जोड़ेंगे, उनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइगेस एंजाइम है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंतर हमें डीएनए अणुओं जो है उनके खंडों को काटना होगा, एंजाइम्स के द्वारा उन्हें पुनः जोड़ना होगा, फिर इनकी क्लोनिंग का मतलब होता है कि उसकी हमें कई सारी प्रतियां जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, क्लोनिंग किया होगा, तथा अन्य जीवों के डीएनए के साथ जोड़ना। ये सब क्रियाएं जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएंगी। इनको हम लोग एक एक करके उठाएंगे बाद में। अब इसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये सब मिलते जुलते से टर्म है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जो हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन या आनुवांशिक हेरफेर के द्वारा जब हम लोग किसी जीव की हेरिडिटी में या उसकी आनुवांशिकता में उपयोगी परिवर्तन करते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बाद आता है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या इसको हिंदी में हम लोग संकुचन अंतः न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेन जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के आसपास घूमती है, क्योंकि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो गुणसूत्र को या क्रोमोसोम्स को या जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड्स के जो हमारे डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स हैं उनको निश्चित बिंदुओं पर उनको कट करने का कार्य करते हैं, और इस तरह से वो विशिष्ट खंडों को पृथक या जो उनके सेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने का कार्य करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हम लोग टूल्स की बात भी करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से औजार यूज़ किए जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उनमें से एक औजार है। कौन सा औजार है? कैंची वाला औजार है। वो औजार है जो कैंची की तरह काम करता है और डीएनए को काट के उसके खंडों को पृथक करने का कार्य करता है। इसके बाद एक और टर्म मैंने लिखा है प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो आप लोगों को पता है कि कुछ बैक्टीरिया या जीवाणुओं में जो मेन गुणसूत्र होता है, डीएनए होता है, इसके अतिरिक्त सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। इन सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है, और इन प्लाज्मिड्स में कुछ प्लाज्मिड्स जो है वो एक से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, दूसरी सेल्स में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, और वो दूसरे जो सेल्स हैं उनके डीएनए के साथ जुड़ने की भी क्षमता रखते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, और इस प्लाज्मिड को भी एज अ टूल, एज अ औजार जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? वो डीएनए के खंडों को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। उसके बारे में हम लोग फिर बाद में बात करेंगे। अब ये वेक्टर क्या होता है? ये वो संरचनाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड भी ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये सब वेक्टर्स के अंदर आते हैं। वेक्टर वो संरचनाएं होती हैं जो डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने में या स्थानांतरित करने में मदद करती हैं, और प्लाज्मिड भी एक तरह के
एक तरह का वेक्टर ही है जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद